हेलो एवरीवन बच्चों, हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन यानी विकास चैप्टर की। बच्चों, अभी तक हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की कोशिश की और उस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, इस पर भी हमने चर्चा की। बच्चों, हमने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न परिकल्पनाओं की भी चर्चा की थी। कार्बनिक इवोल्यूशन के तहत हमने ओपेरॉन के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझा था। बच्चों, अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के जीवन स्वरूपों का विकास कैसे हुआ। बच्चों, हम अपने चारों ओर बहुत सारे जीव जंतुओं के रूप में विभिन्न प्रकार के जीवन स्वरूपों को देखते हैं, जिसे हम जैव विविधता भी कहते हैं। बच्चों, पृथ्वी पर जीवों का विकास कैसे हुआ, यह एक विवाद का विषय है। इस पर कई मत प्रचलित हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान में जो जीव जातियां हैं वो पहले से ही थी। कुछ सिद्धांत कहता है कि जैव विविधता जीवन की उत्पत्ति के समय भी थी और आगे भी रहेगी। तीसरे सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है और 19वीं शताब्दी में जब चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज से जब विश्व की यात्रा की, तो अपनी यात्रा के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें सामने रखी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो जीव हैं वे करोड़ों वर्षों पहले के जीवों से समानता रखते हैं। उन्होंने बताया कि जीवों का विकास धीरे धीरे और क्रमिक तौर पर हुआ है। उन्होंने बताया कि विकास के दौरान अनेक प्राचीन जीव समाप्त हुए हैं और नए जीव उत्पन्न हुए हैं। बच्चों, प्राकृतिक वर्णवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने यहाँ पर दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव में विभिन्नता होती है, विभिन्नता यानी वेरिएशन होती है। बच्चों, यदि यह उसके वातावरण के अनुकूल होती है तो जीव की संख्या में वृद्धि होती है। प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल सिलेक्शन कहता है कि प्रकृति या नेचर चयन करती है, वर्ण करती है किसका? अच्छे और योग्य जीवों का। योग्य जीव किसे कहेंगे? जो अपने वातावरण में अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, उनको योग्य जीव कहा जाता है। और योग्य जीव में अच्छे लक्षण होते हैं। अच्छे लक्षण मतलब वैसे लक्षण जो उस वातावरण में अच्छे से उनको रहने के योग्य बना सकें। जिन जीवों के लक्षणों को प्रकृति सहयोग करती है, यानी ऐसे लक्षणों को जिनको प्रकृति प्रमोट करती है, अगर वो जीवों में पाए जाते हैं तो वो जीव अधिक जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और उनकी संतानों यानी उनकी संतान उत्पन्न करने की दर बढ़ जाती है और बहुत सारी संख्या उन ऐसे जीवों की बढ़ जाती है। बच्चों, इसी प्रकार के निष्कर्ष एल्फ्रेड वेलिस नामक वैज्ञानिक ने भी दिए थे। उन्होंने मलाया के आर्किपेलागोस प्राणी पर अध्ययन किया था। बच्चों, वर्तमान में अब हम क्या बात करते हैं? वर्तमान में ये निकल के आता है कि पृथ्वी का जीवन इतिहास करोड़ों अरबों वर्ष पुराना है और प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों से ही, यानी पहले पाए जाने वाले जीवों से धीरे 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 क्रमिक रूप से वर्तमान के जीवों का विकास हुआ है और यह विकास आगे भी चलता जाएगा। बच्चों, अब जैव विकास के प्रमाण क्या क्या हैं, इन पे बात कर लेते हैं। जैव विकास हम कह रहे हैं कि जैव विकास एक जटिल, धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, निरंतर मतलब लगातार चलती रहेगी। ये पहले भी चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जैव विकास जटिल, धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति व विकास होता है। यानी एक जीव कैसे बनता है? नया जीव कैसे बनता है? पुराने जीवों से ही बनता है।
ठीक है। जब इस जीव में विभिन्नताएं या वेरिएशन आ जाती हैं तो ये नया जीव बनाती है। बच्चों, कुछ बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं ये जो यह प्रूव करते हैं, ये सिद्ध करते हैं कि जैव विकास हुआ है। बच्चों, तो कुछ ऐसे प्रमाण हैं जो कि इस प्रकार हैं: तुलनात्मक आकारिकी एवं शरीर रचना के प्रमाण। बच्चों, हम इन सारे प्रमाणों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि वो प्रमाण कौन कौन से हैं। जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण, जैव रसायन एवं कार्यकी के प्रमाण, चयन के प्रमाण, अवशेषी अंगों के प्रमाण, संयोजक कड़ियों के प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, जंतुओं के भौगोलिक वितरण से प्रमाण, वर्गीकी के प्रमाण और आनुवंशिकी के प्रमाण। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। बच्चों, इसके अंतर्गत हम दो प्रकार के अंगों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। पहले को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन, जिन्हें हम समजात अंग भी कहते हैं, और दूसरे प्रकार के अंग हैं एनालोगस ऑर्गन, जिनको हम समवृत्ति अंग भी कहते हैं। बच्चों, कई जीवों में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है, लेकिन ये अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े की अगली टांगे, चमगादड़ के पंख और सील के फ्लिपर। बच्चों, उसी प्रकार पौधों में बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान, कुछ ऐसे, ये दोनों ही उत्पत्ति और रचना में तो समान होते हैं, किंतु ये कार्य भिन्न भिन्न करते हैं। बच्चों, इस प्रकार के अंग ये बताते हैं कि इनका विकास एक ही पूर्वज से हुआ है, लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने के कारण ये अंग अलग अलग कार्य करने लग गए थे। तो इस विकास को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं, अपसारी विकास भी बच्चों कहते हैं। एक से जब ऐसे हो जाता है, ठीक है, अलग अलग कार्य करने वाले जीव जब उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसको जैव विकास में ले जाइए, ठीक है। जब एक ही जाति से अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग विकसित होते हैं। दूसरे प्रकार के अंग हैं एनालोगस ऑर्गन। ये अंग कार्य तो समान करते हैं, लेकिन इनका उद्भव एवं रचना पृथक पृथक होती है। जैसे कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख, ये कार्य तो एक समान करते हैं, किंतु कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं, चमगादड़ के पंख अग्रपाद की 4 उंगलियों तथा धड़ के बीच त्वचा के फैलने से बनते हैं, और पक्षियों के पंख अग्रपाद के रूपांतरण से बनते हैं। बच्चों, ठीक इसी प्रकार से शकरकंद और आलू, शकरकंद जड़ के रूपांतरण से बनती है और आलू तने के रूपांतरण से बनता है। बच्चों, समवृत्ति अंग तब विकसित होते हैं जब आनुवंशिक रूप से भिन्न जाति समूह एक ही आवास में रहते हैं और उन्हें उस जगह रहने के लिए एक जैसे लक्षणों का विकास करना होता है, और ये लक्षण उनको उस आवास में अच्छे से रहने में सहयोग करते हैं। बच्चों, समान आवास में अलग अलग जीवों में समान कार्य करने वाले अंगों का होना अभिसारी जैव विकास कहलाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। वो डाइवर्जेंट था, ये कन्वर्जेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, इससे पहले आप यहां पर देख लीजिए, बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान, कार्य अलग अलग है, लेकिन ये उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं। यानी ये कैसे हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स है। जैसे मानव, चीता या घोड़े की टांगे, व्हेल, चमगादड़ के पंख, ठीक है, ये देख लीजिए। यहाँ पर ये पंख है, एक जैसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और रचना अलग अलग है। यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं एनालोगस ऑर्गन्स के बच्चों। चलिए, अब बात कर लेते हैं एविडेंस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी की, यानी जीवाश्म।
जीवाश्म, फॉसिल्स। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ बहुत अच्छे से समझिए। फॉसिल्स क्या होते हैं? ऐसे जीव जो प्राचीन समय में पाए जाते थे, उनके अवशेषों को हम फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। अब ये अवशेष कहाँ मिलते हैं? ये अवशेष मुख्यतः अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। अवसादी चट्टानें तलछट के जमाव के कारण बनती हैं और ये हमेशा परतों में बनती हैं। ठीक है, परतों में चट्टानें बनती हैं, तो इन परतों के अंदर उस समय के जीवों के अवशेष दब जाते हैं। उस समय के जीव दब जाते हैं और ये चट्टानों में दबे हुए हमको मिलते हैं। ठीक है, और ये चट्टानें समय के हिसाब से इकट्ठा होने से बनती हैं, तो हर जो परत होती है उसमें उस समय के जीवों के अवशेष हमको मिलते हैं। जब मृत जीवों के शरीर रेत में दब जाते हैं तो ये बाद में चट्टानों का निर्माण करते हैं। मरे हुए जीवों का चट्टानों में बदलना अश्मीभवन या पैलेंट है। इन जीवों के चिन्ह शेष रह जाते हैं जिनको जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं और इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। मृत जीवों के अवशेषों को फॉसिल कहते हैं। मृत जीवों का चट्टानों में बदलना अश्मीभवन कहलाता है और इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं। बच्चों, जीवाश्म जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करते हैं। जैसे डायनासोर्स, इनके अवशेष हमको मिले हैं ना। आदि मानव की जानकारी हमको इन्हीं फॉसिल्स के कारण ही मिल पाई है। बच्चों, जीवाश्म उन प्राणियों के अवशेष होते हैं जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर पाए जाते थे। ये विभिन्न प्राणी समूहों के उद्भव, अचानक विलुप्त होने आदि का प्रमाण देते हैं। बच्चों, कुछ जीवाश्म संयोजक कड़ियां प्रस्तुत करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ने का काम करते हैं। जीवाश्मों के आधार पर वर्तमान जीवों की तुलना प्राचीन जीवों से कर सकते हैं। बच्चों, इससे वर्गीकरण की क्रमबद्धता का भी ज्ञान होता है। प्राणियों का तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोग इससे कर सकते हैं। बच्चों, जीवाश्मों की आयु का पता कार्बन 14 और यूरेनियम 238 की बची हुई मात्रा से पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है? बच्चों, जब जीव की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वे कार्बन की कुछ मात्रा को अपने शरीर से निकालते रहते हैं, तो बची हुई मात्रा का अनुमान लगाकर कार्बन 14 और यूरेनियम 238 की बची हुई मात्रा का पता लगाकर हम उस जीवाश्म की उम्र पता लगा लेते हैं और उस जीवाश्म का अध्ययन करके हम उस समय पाए जाने वाले जीवों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, घोड़े के उद्विकास के सभी जीवाश्म ज्ञात हुए हैं और घोड़े के उद्विकास को भी हम अपने इस चैप्टर के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, बहुत सारे एविडेंस अभी और हैं जिनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने आज जो कुछ भी सीखा आप उसे एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा। आपको जैव विकास की प्रक्रिया को समझने का स्टार्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी।